हेलो एवरीवन। आप लोगों का जीएसटी की प्रैक्टिकल सीरीज में स्वागत है। और आज हम लोग तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से जीएसटी में। राइट। सी, देखिए जीएसटी 2017 जुलाई में जब इंडिया में गवर्नमेंट लेके आई, तो हमारे भारत एक फेडरल कंट्री, आप सभी को पता है इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री है। और भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज है। तो ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं कि भारत जो है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं। और ऐसे स्टेट्स अंदर इतना बिजनेस नहीं है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज नहीं है। वहां पर लोग ज्यादातर या तो पशुपालन पर अपना उनका रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इधर छोटे छोटे से एग्रीकल्चरल वर्क करके वो लोग अपना भरण पोषण करते हैं, या फिर वो भारत के जो दूसरे समृद्ध स्टेट्स है जहां पर इंडस्ट्रीज है वहां पर पलायन करके वहां पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आप सब जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है, और अभी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक आप पिछले अगर एक महीने में देखें किसी भी न्यूज वगैरह पे, न्यूज़पेपर वगैरह में, तो आपने देखा कि ज्यादातर मजदूर लोग जो सिटियों से निकलकर अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हजार हजार दो दो हजार किलोमीटर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो वो सब सिटी में क्यों गए थे? सबसे पहला क्वेश्चन, कमाने के लिए गए थे। तो ये जितने भी इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो देखिए उत्तरी उत्तरी पूर्वी राज्यों में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं आपके? 11 सेवन स्टेट्स अगर अपन बात करें, इन्हें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं। और इन्हें जीएसटी में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखा गया। हालांकि अभी इनमें से दो तीन स्टेट्स को यहाँ से निकाला गया इस स्पेशल कैटेगरी से और उन्हें नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया। तो आपको देखिए, जीएसटी को समझना है तो आपको दो चीजें बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी। एक चीज कि भारत में ऐसे कौन से स्टेट्स और ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें नॉर्मल स्टेट्स का दर्जा दिया गया, और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिन्हें आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है। अब सवाल ये भी आता है कि सर, आप जो ये स्टेट्स को बांट रहे हैं यहाँ पर दो पार्ट में, उसका रीजन क्या है? इनका रीजन है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट। सी, अगर आपके सामने जितने स्टेट्स हैं, ये सभी स्टेट्स के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट हाफ है। हाफ का मतलब क्या हुआ? जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में एक ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को 40 लाख रुपीज से ऊपर अगर टर्नओवर होता है उसका ईयरली, तो उसे जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। जबकि उत्तरी पूर्वी राज्यों में ये लिमिट 20 लाख है, यानी आधी लिमिट है। तो अगर मैं राजस्थान में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ माई टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख, नो नीड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बट अगर मैं वही अपना बिजनेस जो है वो नागालैंड में जाके करता हूँ तो मुझे 20 लाख क्रॉस होते ही जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सर, ये भेदभाव क्यों? राजस्थान वालों को ज्यादा लिमिट और ये उत्तरी पूर्वी राज्यों वालों को कम लिमिट क्यों? उसका कारण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उन स्टेट्स में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, उन स्टेट्स में इतने उद्योग धंधे नहीं है, उन स्टेट्स में इतने व्यापार नहीं है। व्यापारी लोग वहाँ व्यापार उनके छोटे छोटे व्यापार है, छोटी छोटी शॉप्स चलाते हैं वो लोग, तो उनका इतना टर्नओवर नहीं है। अगर गवर्नमेंट वहां आधी लिमिट नहीं रखती, सुनिएगा, अगर गवर्नमेंट वहां आधी लिमिट नहीं रखती तो हो सकता है कि वहां उन स्टेट से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलती। और जीएसटी आप सभी को पता है, आप में से जो भी स्टूडेंट जीएसटी के बड़े बड़े कोर्सेज में हैं, आप सभी को पता है कि जो जीएसटी की रेवेन्यू है वो दो पार्ट में बंटती है। आधा हिस्सा जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा हिस्सा जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट को। अब चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेट गो भी कर देगी कि चलो ये 11-12 स्टेट से अगर मुझे पैसा नहीं भी आ रहा तो चलेगा, बाकी स्टेट से तो आ रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, और जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में अगर सपोज ज्यादा व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे बड़ा नुकसान कौन सी सरकार को? उत्तराखंड सरकार को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान है, क्योंकि वहां उनको जीएसटी से रेवेन्यू नहीं आएगा। दैट्स वाई ऐसे राज्य जिनमें इतने सारे उद्योग धंधे नहीं है, जहां बिजनेस एक्टिविटी इतनी बड़ी नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट हाफ रख रखी है, वहां कॉम्पोजिशन लिमिट भी हाफ है। और ऐसे राज्यों में देखिए, अब जीएसटी में रजिस्टर्ड किसे होना होता है, ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा क्वेश्चन पॉइंट है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ऐसे व्यापारी जो कि ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर है, जो किसी भी गुड्स का व्यापार करते हैं, जो गुड्स को या तो बनाकर बेचते हैं या फिर गुड्स को ट्रेडिंग करते हैं, यानी खरीदते और बेचते हैं, तो ऐसे व्यापारी को 40 लाख का लिमिट है नॉर्मल स्टेट्स में, जो कि 1 अप्रैल 2019 से बढ़ाई गई ये लिमिट। और उससे पहले ये लिमिट आधी थी, यानी 20 लाख थी, और आज की तारीख में 40 लाख है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लिमिट है रजिस्ट्रेशन की 20 लाख। ओके।
सो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन अ ईयर 40 लाख को क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होने की जरूरत है इफ यू आर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चाहिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 20 लाख से ऊपर टर्नओवर होने पर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है नॉर्मल स्टेट में, और उत्तरी पूर्वी राज्यों में ये लिमिट 10 लाख की है, यानी 10 लाख क्रॉस होते ही आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है। ये जितने भी आपको यहाँ पर देखिए इस चार्ट के अंदर जितने भी ग्रीन कलर में जो स्टेट्स दिख रहे हैं ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहलाते हैं। और यहाँ पर आप ये भूटान और नेपाल वाला एरिया छोड़ दीजिए, भूटान और नेपाल, और ये बांग्लादेश को छोड़िए, ये पूरे जितने भी स्टेट्स हैं ये सब 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाते हैं। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में आ गए, और आपके जम्मू कश्मीर और ऊपर वाले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं। दे आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, विशेष दर्जा प्राप्त है। दे इनके व्यापारियों को आधी लिमिट अवेलेबल है, उस पर इन्हें जीएसटी में रजिस्टर्ड होना होता है, राइट। अब देखिए ये भी एक सवाल आता है कि इनमें से जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, ये यहाँ से स्टेट्स निकल गए हैं इस कैटेगरी से। अब इन्हें नॉर्मल लिमिट अवेलेबल है 40 लाख और 20 लाख की, ना कि 20 और 10 की, राइट। सो कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जीएसटी में क्या है, तो आप बताएंगे कि सर जो उत्तरी पूर्वी राज्य है जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की हाफ लिमिट मिली हुई है उन्हें हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहते हैं। देखिए जीएसटी को प्रोविजनली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी भी अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कहीं पर भी आप एज अ इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे सबसे पहले फ्रंट डेस्क पर ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके सामने आ सकते हैं। वहां आपको डायरेक्ट रिटर्न भरने के लिए नहीं बोला जा सकता, वहां आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं बोला जा सकता, वहां आपको डायरेक्ट ई वे बिल बनाने के लिए या जीएसटी का रिफंड कैसे ले प्रोसेस बताइए, या कोई प्रोसीजर्स बताइए, या कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको डायरेक्ट नहीं देने वाले। आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए जाएंगे और वहां आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। अगर आप उस नॉलेज में पास होते हैं तो आपको डायरेक्ट ही वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं थ्योरी को इतना अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करते, इसलिए हम इंटरव्यू में ही सेलेक्ट नहीं हो पाते। देखिए सिंपल सी बात है कि इंटरव्यू में सेलेक्ट होगे तब जाकर आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा, और दूसरे दिन आपको जॉब में वो लोग बुलाएंगे। अब आप इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो के आ रहे हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाते जबकि उनको सब कुछ आता है। हम लोग जब पढ़ाते हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स पूरे कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बार बार जा जाके रिजेक्ट होके आ रहे हैं ड्यू टू देयर लेक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, ड्यू टू देयर लेक ऑफ नॉलेज। आप कोई भी सब्जेक्ट्स में तभी मास्टर बन सकते हैं जब आपको दोनों ही पार्ट उसके क्लियर हो, राइट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। एंड जीएसटी में तो आप समझ लीजिए कि थ्योरी नहीं आती तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये सब चीजें प्रोविजनल पार्ट नहीं आते हैं तो आप भूल जाइए कि आप ई वे बिल का पूरा पोर्टल ऑपरेट कर पाएंगे, आप जीएसटी पोर्टल ऑपरेट कर पाएंगे, या आप जीएसटी में रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अभी तो जीएसटी में अक्टूबर के बाद जो नए रिटर्न आने वाले हैं वो हर किसी के बस की बात ही नहीं होगी, पूरी तरह से मैचिंग कंसेप्ट होंगे। सो उनके लिए आपको ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल पार्ट आपको क्लियर करने होंगे, राइट। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, दे स्टेट्स जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है, आधा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला जो टॉपिक है वो है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में। आप लोगों में से आपने ये नाम बहुत सुना होगा पिछले 2-3 सालों में, आईटीसी आईटीसी आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है? हर एक व्यापारी जो जीएसटी में रेगुलर स्कीम में होता है, रजिस्टर्ड होता है, वो जो भी परचेज करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करे, चाहे वो कोई इनपुट सर्विसेज परचेज करें, चाहे वो कैपिटल गुड्स परचेज करें यानी एसेट परचेज करें, अगर वो अपने बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई भी टैक्सेबल गुड्स, कैपिटल गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है और उस पर जो टैक्स वो पे करता है खरीदते वक्त, उस टैक्स को हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ओके। अब व्यापारी की पूरे महीने भर में जो भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी जीएसटी चुकाने की, यानी सपोज उसने पूरे महीने भर में 10 लाख रुपए का सेल किया, राइट, 10 लाख के ऊपर उसका 3 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है। 3 लाख के उस टैक्स में से उसको वो टैक्स माइनस करने को मिल जाएगा जो उसने खरीदने पर पे किया है। अगर मान लो आपने ये जितनी भी चीजें हैं ये खरीदने पे 2.5 लाख रुपए टैक्स ऑलरेडी दिया था खरीद के लाते वक्त, तो उन बिलों पर जो जिन पर आपने वो इनपुट टैक्स पे कर रखा है, ऐसे परचेज बिलों पर जो भी आपने टोटल टैक्स पे कर रखा है, आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करने को मिल जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? आपका अगर 3 लाख रुपए का टैक्स बना है जो कि आपने कस्टमर से लिया और यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, ओके, बट आपको 3 लाख नहीं देने हैं, आप वो 2.5 लाख पहले माइनस करोगे।
आप बोलोगे कि सर ये 2.5 लाख तो मैंने खरीदते वक्त पे किए हैं, तो मुझे तो इसकी छूट चाहिए। 2.5 लाख आप खरीदते वक्त भी ले लो, 3 लाख जो मैंने बेचा माल उस पे भी ले लो। तो ऐसे केसेस में जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसी भी व्यापारी को जीएसटी में उतरने के लिए। उसको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स की क्या मिल जाती है, क्रेडिट मिल जाती है, छूट मिल जाती है, और रिमेनिंग अमाउंट ही उसे जीएसटी के रूप में पे करना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट, मतलब आप बोल सकते हो कि बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने का, आईटीसी। ओके, अब सवाल ये भी आता है कि सर एक क्वेश्चन आपसे, तो मैंने बोला पूछिए कि सर देखिए जीएसटी तो अलग अलग प्रकार का होता है। डेफिनेटली इंडिया में ड्यूल जीएसटी मॉडल यूज किया गया है, कनाडा से, है ना, कनाडा से लिया गया, फेडरल कंट्री है ना भारत, तो डबल यहाँ पर गवर्नमेंट से। आप देखिए अभी अभी आपको इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देखने को मिल रहा है। जितने कांग्रेसी स्टेट्स है उसमें राजस्थान भी है, जैसे अशोक गहलोत तो बिल्कुल ही बीजेपी से डिफरेंट मोड पे ही चल रहा है। वहां प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, ये अपना राग अलग अलाप रहे हैं। तो हमारा देश जो है वो फेडरल गवर्नमेंट चलती है, यहाँ पर केंद्र सरकार अलग चलती है, राज्य सरकारें अलग चलती है। दोनों को टैक्स की रेवेन्यू चाहिए होती है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं होगी तो राजस्थान का डेवलपमेंट कैसे होगा? हम राजस्थानियों के जो भी सुख सुविधाएं हैं उनके ऊपर कैसे वो गवर्नमेंट खर्च कर पाएगी? उसी तरह से केंद्र को भी पैसा चाहिए। अभी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आपको पता हो तो तूफान आया, है ना? तो अभी केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का वहां पर सहायता दिया। मोदी जी गए, हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमे और 1,000 रुपए देकर आएगा उनको, वो भी अग्रिम तौर पर, एडवांस के रूप में, और जरूरत होगी तो और देंगे ऐसा। तो केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को इनकम की जरूरत होती है। इस वजह से भारत में जो जीएसटी का मॉडल लिया गया वो ड्यूल जीएसटी मॉडल लिया गया, यानी इंटर स्टेट जो ट्रांजेक्शन होते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, जहां पर मोर देन 2 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व होती है, ऐसे ट्रांजेक्शन के अंदर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। जबकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी अपने ही राज्य या अपनी ही यूनियन टेरिटरी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे केस में भारत में ड्यूल जीएसटी मॉडल यूज किया गया है। भारत 161वां देश है। आप में से जो भी न्यू स्टूडेंट्स है आप सुनिएगा, भारत ने हम बहुत लेट आए हैं जीएसटी को, बहुत लेट लेके आए हैं। 2017 में अपन लोग जीएसटी को लेके आए, है ना? ये जीएसटी बहुत जल्दी लाना चाहिए था भारत जैसे देश को। भारत आज इंडिया पूरे वर्ल्ड की एक बड़ी इकोनॉमी में आती है, तो इंडिया तो बहुत लेट है। 161वां नंबर है जीएसटी को लाने वाले देशों में। आप सोचिए, भारत से पहले 160 देश जीएसटी इंप्लीमेंट करवा चुके हैं, हम लोग बहुत लेट लेके आए। लेकिन हम लेट आए उसके बाद भी हमने चौका मार दिया। कैसा है? क्योंकि आईजीएसटी लगाने वाला विश्व का पहला देश है भारत। आपको ध्यान रखना, आईजीएसटी मॉडल यूज करने वाला पहला देश है पूरे वर्ल्ड का। कोई भी देश ने आईजीएसटी मॉडल नहीं बनाया। किसी भी देश का जो जीएसटी मॉडल बना उसमें या तो सीजीएसटी एसजीएसटी वहां पर आपको देखने को मिला, तो 2 ही जीएसटी देखने को मिले, लेकिन भारत में आईजीएसटी मॉडल को लाने वाला पहला देश है, राइट? इंटर स्टेट सप्लाई पर और इंपोर्ट के ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। वेयर इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो अपने राज्यों में आप सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी, या फिर यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो अब सवाल ये बनता है कि सर मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आईजीएसटी की पड़ी हुई है, और मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो सीजीएसटी एसजीएसटी की पड़ी हुई है, तो कैसे मैं एडजस्ट करूंगा? क्या एक टैक्स दूसरे टैक्स के साथ एडजस्ट हो सकता है? देखिए, जीएसटी सिर्फ जीएसटी से एडजस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक्साइज की क्रेडिट पड़ी हुई है, या आपके पास कोई वेट की क्रेडिट पड़ी हुई है। आपके पास पेट्रोल पंप भी है, आपके पास वेट की क्रेडिट पड़ी हुई है, और आप अपने जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी में से वेट की क्रेडिट माइनस कर रहे हैं। वो सिस्टम नहीं है। जीएसटी में सिर्फ आप जीएसटी की क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको ये याद रखना है कि आप जीएसटी इतना फ्री फ्लो क्रेडिट एडजस्टमेंट देता है, यूटिलाइजेशन देता है। आप इजीली अपनी किसी भी एक टैक्स की क्रेडिट दूसरे टैक्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब ये है कि क्या मैं मेरी आईजीएसटी की क्रेडिट को एसजीएसटी की लायबिलिटी से सेट ऑफ कर सकता हूं? डेफिनेटली यू कैन। क्या मैं मेरी सीजीएसटी की लायबिलिटी को आईजीएसटी की क्रेडिट से सेटअप कर सकता है? यस, आप कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में आप सिंपली देख सकते हैं कि आप कौन से टैक्स की क्रेडिट, यानी कौन से टैक्स का पेमेंट किस टैक्स की क्रेडिट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि अगर मेरी एसजीएसटी की लायबिलिटी है, एसजीएसटी यानी अगर मेरा स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा, है ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम एसजीएसटी कहते हैं, तो अगर मेरी एसजीएसटी का मुझे पेमेंट करना है तो मैं सबसे पहले, अगर मेरी कोई आईजीएसटी की क्रेडिट पड़ी होगी तो उससे सेट ऑफ कर पाऊंगा।
तो आईजीएसटी की क्रेडिट का नंबर पहले आएगा, ओके। और उसके बाद एसजीएसटी की क्रेडिट पड़ी हुई है तो भी मैं उसको सेटअप कर पाऊंगा। तो एसजीएसटी की लायबिलिटी को आप अपनी आईजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट से सेटअप कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई लायबिलिटी बचती तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ता है। यानी जीएसटी में कैश तभी चुकाना है व्यापारी को जब वो अपनी आईटीसी को एडजस्ट करने के बाद भी अगर कोई लायबिलिटी बचती है तब जाकर कैश चुकाना है, या फिर कोई इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी आपके ऊपर बन रही है तो आपको कैश में पेमेंट करना है। अदरवाइज आपको कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी हुई है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज करें, कैश लेजर का इस्तेमाल आप उसके बाद करेंगे अगर आपका तब भी कोई लायबिलिटी बचता है आईटीसी को सेट ऑफ करने के बाद। सीजीएसटी का पेमेंट अगर आपको करना है तो आईजीएसटी की आईटीसी सबसे पहले सेट ऑफ करोगे और सीजीएसटी की आईटीसी उसके बाद सेट ऑफ होगी, उसके बाद आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगी। और आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर आपके पास है तो आईजीएसटी की आईटीसी सबसे पहले सेट ऑफ होगी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी का नंबर आएगा। अगर इन तीनों डायग्राम के अंदर आप एक चीज नोटिस करो तो चाहे टैक्स की लायबिलिटी कौन सी भी हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, सबसे पहले कौन सी आईटीसी सेट ऑफ होगी? आईजीएसटी की सेट ऑफ होगी। देखिए आप तीनों ही केसेस के अंदर सबसे पहले किसका नंबर आएगा? आईजीएसटी का नंबर आएगा, ओके। तो ये एक नया एडजस्टमेंट रूल है, आईटीसी यूटिलाइजेशन मैनर चेंज हुआ, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था कि अगर मेरा पेट खाली है तो मैं पहले मैं खाऊंगा फिर दूसरों को दूंगा। यानी समझने का मतलब ये है कि अगर एसजीएसटी की लायबिलिटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है तो पहले एसजीएसटी की क्रेडिट एडजस्ट होती थी पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी चेंज किए रूल। अब सबसे पहले आईजीएसटी का नंबर आएगा, ओके। चाहे कौन सा भी टैक्स का लायबिलिटी हो सबसे पहले कौन सी क्रेडिट एडजस्ट होगी? आईजीएसटी की क्रेडिट एडजस्ट होगी। उसके बाद नंबर आएगा उस टैक्स का जिस टैक्स की लायबिलिटी है। लाइक अब देखो सिंपल सा बात है, आपको ये याद रखना कि अगर एसजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले आईजीएसटी सेट ऑफ कर दो फिर एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले आईजीएसटी सेट ऑफ कर दो फिर सीजीएसटी। अगर आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले आईजीएसटी सेटअप कर दो फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी सेटअप करो। तो देखिए आईजीएसटी की लायबिलिटी तीनों ही तरह की आईटीसी से सेट ऑफ हो सकती है, और सीजीएसटी की लायबिलिटी आईजीएसटी और सीजीएसटी से सेट ऑफ हो सकती है, एसजीएसटी से कभी सेट ऑफ नहीं हो सकती। और एसजीएसटी की लायबिलिटी आईजीएसटी और एसजीएसटी से सेट ऑफ हो सकती है, सीजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकती। यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में पंगा है। सीजीएसटी किसका हिस्सा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। एसजीएसटी किसका हिस्सा होता है? स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ये जो टैक्सेस हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं हो सकते। यानी आप अपनी सीजीएसटी की लायबिलिटी से एसजीएसटी की क्रेडिट को एडजस्ट नहीं कर सकते और एसजीएसटी की लायबिलिटी से सीजीएसटी की क्रेडिट को एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी कोई भी टैक्स आपस में एडजस्ट हो सकता है, ओके। कोई भी टैक्स आपस में एडजस्ट हो सकता है। पहला नंबर हमेशा एडजस्टमेंट में किसका आएगा? आईजीएसटी का आएगा, चाहे कोई भी टैक्स की लायबिलिटी हो। बाद में नंबर किसका आएगा? उसका खुद का आएगा। उसका खुद का मतलब सीजीएसटी है तो सीजीएसटी का, एसजीएसटी तो एसजीएसटी का। सो ये चार्ट आपको याद कब रखना होता है? जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जाते हैं ऑनलाइन। जीएसटीआर 3B एक मंथली रिटर्न होता है जो व्यापारी को जीएसटी के पेमेंट करने के लिए भरना पड़ता है। जीएसटीआर 3B में व्यापारी अपनी प्रोविजनल टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करता है कि सर मैंने पूरे महीने भर में इतना बेचा, और ये मेरा टैक्स खुद को डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये मेरा 10 लाख का सेल और ये मेरा उस 10 लाख पे 90,000 की सीजीएसटी है, ये मेरा 90,000 रुपए का एसजीएसटी है, और ये मेरा 90,000 का आईजीएसटी है। सो सेल्फ डिक्लेयर करनी पड़ती है आपको अपनी लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको सेल्फ डिक्लेयर करनी पड़ती है। यानी आपने उस महीने में जो भी परचेज की और जितना भी टैक्स दिया आपने वो खुद डिक्लेयर करना पड़ता है कि सर मेरा ये 75,000 का एसजीएसटी का क्रेडिट है जो मेरा इस महीने मैंने चुकाया, ये मेरा 75,000 का सीजीएसटी और मेरा 60,000 का आईजीएसटी है। यानी जीएसटीआर 3B पूरी तरह से एक प्रकार से आपको फाइल करना है, आपको यानी टैक्स पेयर को खुद को डिक्लेयर करना है कि ये मेरा टैक्स लायबिलिटी, ये मेरा आईटीसी और इतना मेरा बीच का बैलेंस बच रहा है जो मैं ये ऐसे पे कर रहा हूँ। गवर्नमेंट वहां चेक नहीं करने वाली कि आप क्या इंफॉर्मेशन सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। जीएसटीआर 3B में गवर्नमेंट आपसे चेक नहीं करने वाली कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है या गलत। आगे जो फर्दर रिटर्न्स आप फाइल करोगे, यानी जब जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, जब एनुअल रिटर्न फाइल करोगे, तब आपसे गवर्नमेंट पूरा हिसाब मांगेगी जो भी आपने जीएसटीआर 3B में भरे हैं उसका। बाकी जीएसटीआर 3B में आपको खुद को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये जो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी है जीएसटी के अंदर,
इसका जो यूज है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त होती है। जब आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बचती है, आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस करने जाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वैसे तो पकड़ लेता है। देखिए, ये कोई मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती है। आप में से कई सारे लोग मेरी जो लाइव क्लासेस देखी है, प्रैक्टिकल क्लासेस, जीएसटीआर 3B हमने मतलब मैंने इन 3 सालों में कम से कम जीएसटीआर 3B कम से कम 200 बार पढ़ाया होगा, 200 बार भरा होगा लाइव प्रैक्टिकल। तो आपने देखा कि कहीं आपको मैनुअली फिगर नहीं पुट करने पड़ते हैं, वो पिक नहीं करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद पिक कर लेता है अगर आपको कि उसको किसके साथ एडजस्टमेंट लेना है। तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है, लेकिन हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे से ये पूछा जाता है इन इंटरव्यू और इन जीएसटी प्रैक्टिशनर एग्जाम, आप में से जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट है वो जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम देकर जीएसटी प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि सीजीएसटी की लायबिलिटी को सबसे पहले कौन सी क्रेडिट से सेटअप किया जाएगा। अब देखिए, आप सपोज आप मेरे पास से इंटरव्यू देना है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने आपने बोला कि सर मैंने जीएसटी का डिप्लोमा किया है, मेरे को जीएसटी अच्छे से आता है, राइट। तो मैंने बोला ठीक है, बताओ कि अगर मेरा सीजीएसटी की लायबिलिटी है तो मैं किसके साथ उसे एडजस्ट कर पाऊंगा सबसे पहले। तो अब अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आपको नहीं आया या गलत दिया, तो वही खेल खत्म है, फिर कौन सा एक्सपर्टाइजेशन लेवल। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टैक्स सबसे पहले एडजस्ट होगा, कौन से टैक्स का नंबर उसके बाद आएगा, और कौन सा टैक्स कौन सी क्रेडिट एडजस्ट ही नहीं होगी। जैसे सीजीएसटी की लायबिलिटी से एसजीएसटी की क्रेडिट एडजस्ट नहीं हो सकती, और एसजीएसटी की लायबिलिटी से सीजीएसटी की क्रेडिट एडजस्ट नहीं हो सकती। ओके, सो दिस इज द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी के अंदर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो ये भारत में जो एक कंबाइंड टैक्स सिस्टम लेके आई है भारत सरकार, वन नेशन वन टैक्स के फॉर्मूले पर काम करने के लिए, इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि व्यापारियों को मिलता है, लेकिन उन्हें तभी मिलता है जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। और कौन सी स्कीम लेते हैं? देखो, जीएसटी में व्यापारी दो तरीके से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बड़े व्यापारी जो होते हैं, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से ज्यादा होता है, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है रेगुलर स्कीम, यानी वो रेगुलर टैक्स पेयर के रूप में रजिस्टर्ड होंगे और उनको आईटीसी भी मिलेगा। लेकिन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, ऐसे व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम भी अवेलेबल है, यानी छोटे व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम भी अवेलेबल है। तो ऐसे केस में कंपोजिशन स्कीम वालों को एडजस्टमेंट नहीं मिलता, उनको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता, तो उनको ये चीज कोई मतलब नहीं रखती कि कौन सी आईटीसी है, क्या है। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे गली के अंदर एक किराना वाला है जिसके पास कंपोजिशन स्कीम है। अब वो मान लो आगे मंडी में जाकर वो शक्कर लेके आया खरीद के, शक्कर पे मंडी वाले ने जो बिल बनाया उसमें 5% जीएसटी जोड़ा, तो टोटल मिलाकर वो जीएसटी जो जोड़ा वो उसका कीमत हो रहा है 20,000 रुपए। अब किराना वाले के दिमाग में ये आ गया कि यार मैं भी तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो ये जो 20,000 रुपए मैं यहाँ शक्कर खरीदने पे दे रहा हूँ, ये तो मैं आगे जाके मेरी लाइबिलिटी में से माइनस कर दूंगा। गलत चीज, नहीं कर सकता माइनस। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीएसटी में कौन सी स्कीम में? कंपोजिशन स्कीम में। तो अगर आप जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में है या आप अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर आपको कोई आईटीसी वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आईटीसी का बेनिफिट सिर्फ किसको मिलता है जीएसटी के अंदर? किसको मिलता है? रेगुलर टैक्स पेयर को मिलता है, राइट। आईटीसी किसको मिलता है फायदा? रेगुलर टैक्स पेयर को मिलता है। ओके, रेगुलर टैक्स पेयर अगर कोई टैक्सेबल वस्तुएं खरीद के लेके आता है और जो टैक्स उसने परचेज पर पे किया होता है उसकी क्रेडिट उसको अपनी लायबिलिटी में से मिल जाती है। दिस इज द आईटीसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपके सामने दो चीजें बताई है। एक तो मैंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताए हैं, और दूसरी चीज उनका मैंने क्यों बताया, क्योंकि उन स्टेट्स के अंदर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख और 10 लाख है, जबकि नॉर्मल स्टेट्स में 40 लाख और 20 लाख होती है। ओके, और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की यूटिलाइजेशन मैनर बताए हैं, जो कि अभी चेंजेस हुए हैं रिसेंटली। पहले ये चीज सिस्टम अलग था, अभी अलग है। तो देखो, जीएसटी एक ऐसी चीज है जिसमें रेगुलर अपडेशन बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज से 1.5-2 साल पहले जो लोग मेरे से जीएसटी का डिप्लोमा करके गए, अगर उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया होगा, तो फिर वो तो उनके लिए जो भी जीएसटी अब उनके दिमाग में है वो सब एक्सपायरी चीजें हैं, और वो तो और ज्यादा घातक होती है कि आप एक्सपायरी चीजें लेकर चलते हैं मार्केट में या निकलते हैं नॉलेज लेके, तो आपके लिए और ज्यादा दुविधा हो सकती है। इसलिए जीएसटी एक ऐसी चीज है जो रेगुलर बेसिस पर आपको अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत होती है। अगर अपडेट नहीं रखा तो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, एक्सपायर्ड हो जाता है आपका नॉलेज, राइट। आपको एक चीज और बताता हूं, जीएसटी में राज्य सरकारें जो है, जितने भी राज्य हैं,
वो सब राज्य सरकारों को जो टैक्स का रेवेन्यू जाता है वो एस जीएसटी का जो भी हिस्सा होता है वो जाता है, एस जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जबकि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटी जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं, ठीक है, भारत में राइट नाउ देयर आर 9 यूटी टोटल मिलाकर। अभी अभी 2 नए यूटी भी बनाए इन्होंने, लद्दाख और जम्मू। तो भारत में टोटल मिलाकर 9 यूटी है, 9 मतलब 8 यूटी है, क्योंकि वो जो जम्मू कश्मीर, जम्मू वाला जो हिस्सा है उसको वो स्टेट ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी में यूटी कौन कौन से हैं। सबसे पहला अभी 6 यूटी जीएसटी में माने गए, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू को आप स्टेट का दर्जा दे दो, क्योंकि जीएसटी में उन्हें स्टेट है, क्योंकि वहां फेडरल गवर्नमेंट चलती है, वहां उनकी अपनी सरकारें चल रही है। बाकी जो 6 यूटी है उनमें आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, सॉरी 6 यूटी जो है आपका दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और आपका लद्दाख। तो ये आपके टोटल 6 यूटी है, और इसमें आपको यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। एस जीएसटी की बजाय क्या लगता है, यूटी जीएसटी लगता है। माना कि मैं चंडीगढ़ का व्यापारी और मैंने चंडीगढ़ में माल सेल किया, चंडीगढ़ के किसी दूसरे व्यापारी को सेल किया, तो मैं बिल में कौन सा टैक्स जोड़ूंगा। देखिए, चंडीगढ़ का व्यापारी और चंडीगढ़ में ही सेल किया, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, ये लोकल ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया, राज्य यूटी के अंदर ही सप्लाई किया आपने। तो आप सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगाएंगे, एस जीएसटी नहीं लगाएंगे। कभी आप किसी बिल में ऐसा देखें कि यार सर मैंने ऐसा बिल देखा जिसमें सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगा हुआ था, तो मतलब वो यूटी के अंदर का बिल है और यूटी में ही सप्लाई हुई है। लेकिन हमारे राज्य में ऐसे बिल में क्या आपको देखने को मिलता है, सीजीएसटी प्लस एस जीएसटी देखने को मिलता है। तो सीजीएसटी और एस जीएसटी आपको बिल में तब देखने को मिलेगा जब स्टेट का मामला हो और लोकल सप्लाई हो, यानी राज्य के अंदर सप्लाई हो। और सीजीएसटी और यूटी जीएसटी आपको कब देखने का मिलेगा, जब यूटी का मामला हो, यूटी के अंदर सप्लाई हो, तब आपको वो चीज देखने को मिलेगी। ओके, और आईजीएसटी कब देखने को मिलेगा किसी भी बिल में, जब इंटर स्टेट सप्लाई हुई हो। इंटर स्टेट सप्लाई कौन सी होती है, या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में, या फिर एक राज्य से दूसरी यूटी में, या फिर एक यूटी से दूसरी यूटी में। अब ये तीनों जो केस हैं इन्हें इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है। अब तीनों केस में मैं एग्जांपल बताता हूं कि राजस्थान से अगर कोई व्यापारी गुजरात माल सप्लाई कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है आईजीएसटी लगाएगा, क्योंकि दोनों राज्य के बीच में डीलिंग हो रही है। राजस्थान से अगर कोई चंडीगढ़ में सप्लाई कर रहा है तब भी वो आईजीएसटी लगाएगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरी यूटी में सप्लाई हो रही है। और अगर कोई व्यापारी चंडीगढ़ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सप्लाई कर रहा है तब भी वो आईजीएसटी लगाएगा, क्योंकि एक यूटी से दूसरी यूटी में सप्लाई हो रही है। तो ये तीनों तरह के जो एग्जांपल है वो इंटर स्टेट सप्लाई के एग्जांपल है, वन स्टेट टू अदर स्टेट, वन स्टेट टू अदर यूटी एंड वन यूटी टू अदर यूटी। सो दीज थ्री ट्रांजेक्शंस आर अ टाइप ऑफ, आर एग्जांपल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, और इंटर स्टेट सप्लाई में कौन सी सप्लाई आती है, राज्य के अंदर या यूटी के अंदर दो तरीके की सप्लाई आती है, एक तो विद इन स्टेट राज्य के अंदर, और एक विद इन यूटी यूटी के अंदर, इन्हें आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। तो आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पर और इंपोर्ट पे भी लगता है, ध्यान रखना। और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है आपकी राज्य के भीतर सप्लाई करने पे, और सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगता है आपकी यूटी के भीतर सप्लाई करने पे। तो आज के लिए इतना काफी है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना है तो आप मुझे आज जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में पूछ सकते हैं। कल जीएसटी की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, सेम टाइम पे होगी, कल 12 बजे होगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आप में से किसी को कुछ पूछना है? सर ये यूटी का वापिस से बताओ ना सर। मैं यूटी का मतलब ये होता है ऋषि कि भारत में जितने यूनियन टेरिटरी है जिनको जीएसटी में यूटी माना गया है, अगर किसी यूटी के अंदर ही आप बिजनेस कर रहे हो और यूटी में ही सप्लाई कर रहे हो तो फिर यूटी जीएसटी लगता है, सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। जैसे आप दमन और द्वीप में आपका बिजनेस है, दमन द्वीप यूटी में आता है, और वहीं आप सप्लाई करोगे तो वहां आप बिल में देखोगे सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। अच्छा, और यूटी जीएसटी में अगर अपन सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, तो वो यूटी आईजीएसटी लगेगा? हाँ, अगर यूटी से इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो आईजीएसटी लगेगा। जैसे दमन द्वीप से अगर और राजस्थान आ रहा है तो आईजीएसटी लगेगा, और राजस्थान से दमन द्वीप जा रहा है तो सर वो भी आईजीएसटी लगेगा। तो यूटी आईजीएसटी लगेगा? ना ना ना, यूटी आईजीएसटी नहीं होता है।
4 तरह के टैक्स होते हैं, याद रखना जीएसटी में। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। अच्छा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। देखो देखो, अपन राजस्थान में, हम कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। ओके, राजस्थान क्या है? यूटी एक स्टेट है। जी सर। राजस्थान क्या है? यूटी एक स्टेट है। स्टेट है सर। स्टेट है, ठीक है। अपन कहाँ पे रहते हैं राजस्थान में? उदयपुर में। हम्म, अब मैं अगर उदयपुर जी का सर। व्यापारी और मैं कोटा माल सप्लाई कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात, जी। तो मैं बिल में क्या जोड़ूंगा? तुम तो अकाउंटेंट हो, बताओ सी क्या जोड़ोगे? सीजीएसटी, एचजीएसटी। सी जीएसटी, एस जीएसटी जोड़ोगे। एस जीएसटी क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि राजस्थान क्या है? स्टेट है। स्टेट है। अब सोचो कि तुम राजस्थान में उदयपुर में नहीं होकर तुम बैठे होते चंडीगढ़ में। जी सर। चंडीगढ़ क्या है? वो भी एक स्टेट है सर। ना, चंडीगढ़ कौन सा स्टेट है? किसने बोला स्टेट है? चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ क्या है? हम्म, यूनियन यूनियन टेरिटरी। टेरिटरी। अब तुम चंडीगढ़ के व्यापारी और चंडीगढ़ में ही तुमने माल बेचा अपने अपने काउंटर से, मतलब कोई कस्टमर आया, आपने काउंटर से माल बेचा। अब आप बिल बनाओगे, क्या जोड़ोगे? सीजीएसटी और यूजीएसटी। सी जीएसटी और यूटी जीएसटी जोड़ोगे। तो ये चीज समझने की आप। ओके। ये और किसी को कुछ पूछना है? आई होप आपको अच्छे से आज के कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते हैं पर अच्छे से पढ़ते हैं, और नोट डाउन भी क्या करें अगर आप लोग न्यू हैं, आप पहली बार कोई चीज पढ़ रहे हैं तो। और जीएसटी में आज के लिए इतना काफी है। मिलेंगे 3 बजे वाली क्लास में न्यू स्टूडेंट्स के साथ टैली के अंदर। टैली में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कैसे आप टैली सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे, कैसे आप किसी भी कंपनी में पासवर्ड प्रोटेक्शन डाल सकते हैं और कैसे किसी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।